अध्याय 7। क्या पढ़ना है आज? जन सुविधाएं। क्या पढ़ना है? जन सुविधाएं क्या होता है पढ़ेंगे इस पे आगे। देखिए, अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफर कर रहे हैं। किससे सफर कर रहे हैं? आप लोग किससे सफर करते हैं? टेम्पू से? टेम्पू से? अच्छा, ट्रेन से भी सफर करते हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल क्या कहते हैं, जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। जल सुविधा कहाँ होगा? स्थल पे कि जल में होगा? खाली खाली फोटोए नजर आ रहा है इसमें तो। अब देखिए, जहाँ अंडरलाइन करने का होगा आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। करा चेन्नई के लोग और पानी। ऐसा क्यों उदाहरण दे दिया गया? चेन्नई के लोग और पानी। बाकी जगह के लोग क्या पानी नहीं पीता है? क्या है? अच्छा, चेन्नई में पानी की कमी है? बगल में समुंदर है फिर भी पानी की किल्लत हो जाए? अच्छा अच्छा, ऐसा बात है क्या? वही तो हम बोल रहे हैं। क्या करा? श्री राम गोपाल, राम गोपाल वर्मा नहीं, राम गोपाल। राम गोपाल जैसे क्या है ये? आला सरकारी ऑफिसर। आला सरकारी ऑफिसर से मतलब उच्च अधिकारी हुआ। ठीक। चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका क्या है? आकर्षक है। यहीं आप चले जाइए, मुशल्लफपुर हाट को छोड़ करके, सिटी से लेकर के और गांधी मैदान के बीच को एरिया को छोड़ करके आप बेली रोड चले जाइए तो थोड़ा साफ सुथरा स्थान दिखता है। कंकड़बाग चले जाइए तो थोड़ा बहुत स्थिति ठीक है। राजेंद्र नगर की स्थिति भी मिला जुला के सही है, लेकिन यहाँ का एरिया लगता है बसाया नहीं गया। बस जैसे ऐसे नहीं होता फेंक देना, ऐसे फेंक दिया गया है। कहीं बसा हुआ है? कई कई लोगों को जो है ना अपने घर पर फोर व्हीलर तो छोड़िए साइकिल ले जाने में भी परेशानी होती है, इतनी संकरी रास्ता है। यहाँ के नालों में 24 घंटे पानी बहते रहता है। कोई इसमें खास बात है? आपके घर के आगे भी नाली होगा, है ना? उसमें भी बहते रहता है पानी। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से क्या करते हैं, बात करते हैं और फौरन उसके लिए पानी के टैंकर का इंतजार हो जाता है। ये स्पेशली किसके लिए ये काम हो रहा है? किस नहीं, ये जो है श्री राम गोपाल जी क्या है, आला सरकारी ऑफिसर है, एक उच्च अधिकारी है। और व्यक्तिगत रूप से जब राम गोपाल जी को पानी की किल्लत होती है तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि नगर नगर जल निगम, किसको? नगर जल निगम से परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और उनके लिए क्या हो जाता है, पानी का इंतजाम हो जाता है। यहाँ देखिए दो बात आ रहा है। पहली बात तो कि ये जो पानी का इंतजाम हो रहा है ये व्यक्तिगत तौर पे हो रहा है, सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ। इनको जब जरूरत पड़ रहा है तो ये फोन करके मतलब क्या कर रहे हैं, पानी को मंगवा रहे हैं। बगल में पड़ोसी है उसके लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रकार से कहा जाए तो पद की गरिमा को ह्रास पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा है। जो समानता की आप बात करते हो वो यहाँ समानता दिखता है? नहीं दिखता। ये क्या किया, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है ना? उसके बाद क्या करा, शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मेलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी क्या रहती है, पानी की कमी रहती है। अक्सर पानी का कमी रहता है, इस चीज को हम झेले हुए हैं। ऐसा नहीं? हाँ, दिल्ली में इस चीज को हम झेले हुए कि पानी की किल्लत कैसे होती है। वो बॉटल खरीद के लाना पड़ता था, 20 रुपए का मिलता था, बस उसी से नहाना उना होता था, खाना पीना। खाना तो बाहर खा लेते थे और वहाँ की गर्मी भी जो है ना अपने चरम अवस्था पे रहती है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। जहाँ राम गोपाल को जरूरत के आधार पर जब जरूरत हुआ तब उसके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है, वहीं सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में जहाँ वो रहते हैं वहाँ 2 दिन में एक बार पानी जा रहा है। कितना जा रहा है? 2 दिन में एक बार पानी जा रहा है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है। निजी बोरवेल आप भी करते हैं, जैसे कि कम, अगर कम गहरा है, कम
जल स्तर क्या है, ठीक ठाक है, 25-30 फुट या 50 फुट पे पानी आ जाता तो ठीक है। जैसे कि हमारे इलाका में है 30 फुट पे बहुत अच्छा पानी आ जाता है, मशीन की जरूरत नहीं होते वहाँ पर, वैसे ऐसे ठोक ठोक कर कहीं जो है ना हैंड पंप को गड़वा दिया जाता है। और बोरिंग करने के लिए 60 फीट सफिशियंट है। मशीन से मोटर से जब आप पानी निकालते हो 60 फीट में बहुत बेहतरीन पानी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाका है जहाँ पर कि 100-150 फीट पे भी पानी मिलना क्या रहता, मुश्किल रहता। फिर भी यहाँ क्या है, शहर में भी आप देखिएगा कुछ लोगों का क्या रहता, खुद का बोरवेल किया हुआ रहता है। लेकिन बोरवेल का पानी कैसे है, यहाँ पर खड़ा है। बोरवेल का पानी खड़ा है मतलब वो क्या है, पीने योग्य नहीं है। आप पर्सनल बाकी यूज के लिए कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते। नहीं तो दाल में अतिरिक्त नमक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए क्या करते, इस्तेमाल करते। दूसरे कामों के लिए टैंकर का क्या होता है, पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने कितने रुपए खर्च कर रहा है, 500 से 600 रुपया खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगाए हुए। जल शोधन उपकरण का मतलब क्या हुआ, फिल्टर लगा हुआ। क्या लगा हुआ, फिल्टर लगा हुआ रहता है ना। कहता आरओ का, यहाँ आरओ का वाटर मिलता है ना। आरओ का फुल फॉर्म पता है, खोज के बताइए आप लोग, क्या चीज। हाँ वेरी गुड, लगता है जानकारी बढ़ा है ना। ना भिंडी में दम आया है नहीं, भिंडी में दम है। देखिए मार्डी पक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। अब देखिए पहले तो उस अपार्टमेंट में एक जगह पे 2 दिन में पानी मिल रहा था और एक जगह पर 4 दिन में पानी मिल रहा है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई में नहीं ला पा रहा। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की क्या करता, बोतलें खरीदता है। पहली बार जब बोतल में पानी आया ना भर के बिकने के लिए तो लोग हंस रहा था कि पानी भी कोई बेचने की चीज है। और अभी देखिए कितना अच्छा खासा मार्केट बन चुका है पानी का, नहीं बन चुका है। देखिए पद्मा घरेलू क्या है, नौकरानी है। वह कौन सा, सेदापेट में काम करती है और पास ही एक क्या जुग्गी बस्ती में रहती है। आप अक्सर देखिएगा कि बड़े शहरों में जहाँ बड़ा एक कॉलोनी टाइप का बसा हुआ रहता, उसके आसपास कुछ 100-150-200 मीटर या आधा किलोमीटर के अंदर में एक झुग्गी झोपड़ी जरूर बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि उस अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में जितने भी कामगार लोग होते हैं वो अपनी आसपास में ही क्या कर लेता है, एक आशियाना ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है, एक आशियाना ढूंढ लेता है, ताकि वो हमको काम पे जाने में क्या होगा, हाँ सुविधा होगा। उसकी झुग्गी का किराया कितना है, 650 रुपया माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। सार्वजनिक तौर से एक जगह एगो नल लगा दिया गया है। इस तरह हाँ, इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है, मात्र 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट में जिसको पानी लेना है लो, और नहीं तो वहाँ फिर पानी वहाँ जल्दी कौन भर पाता है, जो सिंघम के स्टाइल में पहुँचता है। लाइन में लगा हुआ है सबका, वो क्या बोतल बाल्टी, इधर से गया मारा 4-5 को बाल्टी इधर उधर हुआ, पता चला वो अपने आगे में बाल्टी को क्या कर देता है, रख देता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने धोने और पीने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवार को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का क्या करना पड़ता है, घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ये टैंकर वाला पानी जो है ना, इस समय हम कहाँ रहते थे, भोपाल में रहते थे, तो कभी कभार हम भी टैंकर का पानी सेवन किए हैं। जो बोरवेल, मेरे बिल्डिंग में जो बोरवेल था, जब उसको चलाते थे तो रेड कलर का पानी आता था, ग्लूकोज मिला हुआ, उसमें भी ऑरेंज फ्लेवर का। जैसे कि अभी वो जो नल जल योजना है, हमारे दरवाजे पे भी एक नल लगा हुआ, लेकिन उसमें ग्लूकोज वाटर आता है, उसमें भी कौन सा फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर वाला आता है। लेकिन अच्छा क्या है, वो आयरन है, हमको तो लगा ग्लूकोज है। तो क्या करा, अपने ऊपर लिखित 4 स्थितियों को आपने देखा। आप बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति क्या है।
कैसी है। पहला स्थिति को आपने क्या देखा, हम मेरे साथ बताएंगे। पहला स्थिति में कौन थे? सेवाराम जी थे, गोपाल वर्मा, गोपाल थे ना, ठीक, गोपाल। उसके लिए क्या होता था पहला स्थिति में? फोन घुमाया कि पानी का क्या करो, टैंकर भेजो। देखो एक बार स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। तो पानी का टैंकर आ रहा। दूसरी स्थिति में टैंकर कहाँ कितने दिन पे आ रहा? 2 दिन पर। तीसरी स्थिति में टैंकर कितने दिन पर? 4 दिन पर टैंकर आ रहा। और चौथी स्थिति में एक नल है जिसमें 20 मिनट के लिए ही क्या आता है, कितने मिनट के लिए पानी आता है? सिर्फ सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पानी आता है। ये स्थिति को देखिए। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोत को क्या करना, चुनना। आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभव में क्या क्या समानता और क्या अलग है? सुब्रमण्यम और पद्मा, पद्मा के बारे में कहाँ पढ़े थे हम? पीछे कहाँ पढ़े थे? पद्मा घरेलू नौकरानी है ना। तो इनके और सुब्रमण्यम की स्थिति में फर्क है ना। सुब्रमण्यम अपार्टमेंट में रहता है, उसके पास भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसके पास 2 दिन पर टैंकर आ रहा है। लेकिन ये इस पे क्या है, पद्मा, पद्मा क्या है, घरेलू कामगार महिला है, केवल 20 मिनट ही और 3 बाल्टी ही पानी क्या मिल पा रहा है उसको अपने उपयोग के लिए। अपने इलाका में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है जलापूर्ति का। उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पढ़ के यहाँ से निकल जाना है। बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ही देना है अब जो एग्जाम देंगे ना, तो एकदम प्रत्येक 30 तारीख को मन खुश हो जाएगा। जब आता है ना मैसेज, पढ़िएगा ना योर अकाउंट वाला, तो मज़ा आ जाता है। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए, चर्चा कीजिए। क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताए, बता सकते हैं? चलिए ठीक। पद्मा घरेलू ये इतना पढ़ लिए है। चलिए आगे देखिए। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी क्या करा? जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी क्या है, आवश्यक है। यह न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का पानी, साफ पानी क्या है, बहुत सारी पानी होने से होने वाली बीमारियों को भी क्या कर देता है, रोक देता है। अर्थात अगर आप गंदगी से युक्त पानी को पिएंगे जिसमें आयरन ज़्यादा हो, तो क्या होगा, बीमार करेगा? नहीं करेगा। बहुत सारा आप देखिएगा, इसका एक इंडेक्स भी जारी होता है, पानी का भी क्वालिटी चेक, जैसे कि AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का क्वालिटी बताता है। उसी प्रकार से पानी से होने वाले बहुत सारे रोग होता है, किस पानी में कितना क्या होना चाहिए, वो सारा सब कुछ बताता है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए, कहाँ है? भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में क्या है, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामला सामने आते हैं, उनमें से उसका स्थान क्या है, काफी ऊपर है। क्या है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज कितना, 1600 से ज्यादा भारतीय कहाँ जा रहे हैं, मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अंडरलाइन कहाँ कर रहे हैं आप, अंडरलाइन कीजिए। कितने होते हैं, 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। अर्थात पानी से जो मौत हो रही है उनमें से ज्यादातर कितने साल के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का यहाँ बात किया गया है, अनुच्छेद 21। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के, अंडरलाइन कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का क्या माना गया है, हिस्सा माना गया। क्या माना गया है,
पानी के अधिकार को जीवन के और भी बहुत सारे इसके आयाम है जिसको कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत लिखा गया बताया गया है। वो आपको हम जो है ना वो फाउंडेशन पॉलिटी वाले बैच में पढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर क्या हो, दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, पानी मिले। कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको बताए थे कि सभी को क्या मिलेगा, 18 साल से ऊपर। सभी का मतलब ये नहीं है कि 12 साल का बच्चा है उसको वोटिंग करने के लिए दे देंगे। हाँ, तो यहाँ का रहा सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए। अब देखिए वो जो गोपाल जी थे उसके पास पानी की सुविधा थी, वो ऑफिसर थे उसके पास पानी की सुविधा थी, लेकिन पद्मा एक कामगर महिला थी तो उसके लिए एक क्या 20 परिवार के लिए वो नल लगा दिया गया था। 20 या 30 परिवार दिया है, 30 परिवार के लिए एक क्या लगा दिया गया, नल लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हो रहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, असमानता है कि नहीं, असमानता है ना। तो क्या होना चाहिए कि जब अनुच्छेद 21 आपको के अंतर्गत अगर इस अधिकार को दिया गया है तो सभी तक क्या होना चाहिए, पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, असमानता नहीं हो जाएगा। ठीक ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या होना चाहिए, पर्याप्त इस्तेमाल के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। इसको समझते क्या करा, घरेलू व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल, जैसे पीने के लिए आपके पास स्वच्छ पानी होना चाहिए, खाना बनाने के लिए होना चाहिए, घर में जो पोछा लगाएंगे तो उसमें भी तो क्या चाहिए, पानी का इस्तेमाल होता है कि नहीं, कपड़ा धोएंगे उसके लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। पर्याप्त ये नहीं कि कम, ये भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, पानी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, वो उपयोग करने के लिए लोग हो और स्वीकार जो कि पानी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। भौतिक रूप से पहुंच के भीतर, अर्थात ये नहीं कि हम आपको सब कुछ मान लिए कि हाँ चलो ठीक है भाई आपको हम पानी की सुविधा देंगे, लेकिन पानी लाने के लिए आपको अपने घर से हम जो है ना 5 किलोमीटर दूर भेज देंगे, तो क्या हुआ, ये उचित है, नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि भौतिक रूप से पहुंच के भीतर, अर्थात जहां आप जा करके क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इससे ज्यादा दूर में नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा दूर में अब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में अगर पानी लाना पड़े तो फिर क्या होगा, वो भी स्वीकार नहीं हो रहा है। और सस्ती दर पर क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, अर्थात आप पानी का व्यवस्था आप कहाँ करेंगे, नजदीक में करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे, सस्ती दर पर करेंगे। ये नहीं कि नजदीक में कर लिया और पानी का रेट क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो वो भी क्या है, स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कौन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2002। फिर देखिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में से एक है, अंडरलाइन कीजिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर क्या चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जल धारा में विषैली क्या कर रही है, रसायन छोड़ रही है। क्या गंगा में इस प्रकार का रसायन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप देखिए गंगा के तट पर जितने प्रदेश बसा हुआ उसके नाली का जल कहाँ विसर्जन होता है, कहाँ होता है, ये जो आपके आस पड़ोस में नाली दिख रहा है, बड़ा बड़ा नहर जो दिख रहा है, सब कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं कि जब क्या बोलते हैं आप, पहले गंगा का पानी आप जितना दिन रखते थे वो उतना क्या रहता था, साफ रहता था।
दशहरा में मैं गंगा का पानी भर के लाया हूँ और नीचे ऑफिस में रखा हुआ, जा करके देखिए उस पानी की क्या स्थिति है। ये है हमारी गंगा। बहुत सारे फैक्ट्री का आ जा रहा, शहर का पूरा कहाँ जा रहा है, वेस्ट कहाँ जा रहा है, गंगा में जा रहा है। यमुना जा करके देखिए, कहाँ वो कृष्ण जी रहते ना, तो फिर जो है ना पृथ्वी को पलट देते, फिर से अगर वो अवतार ले ले कि मेरे गंगा को तुम यमुना को क्या करके रखे हो। यमुना में तो पहले आपको झाग देखने को मिलेगा, फिर काला पानी देखने को मिलेगा। कहाँ गए अब जो है ना, यमुना में वास्तविक रूप से कृष्ण जी नहीं है, अब कालिया नाग जो था ना, वो जिसके सर पे वो तांडव किए थे, वास्तविक रूप से अभी उसका जहर है उसमें, और उस पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्च हो रहा है, फिर भी उसके लिए उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा। इसमें सरकार ही जिम्मेदार नहीं, हम लोग भी जिम्मेदार है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कुछ प्रकार का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये कंपनी क्या कर रहा है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। अब उस होकर के उस किसान के गांव के पास से होकर के नदी का जल धारा बह रहा होगा, तो उस नदी में चलिए पीने का पानी ना सही, कम से कम गांव के व्यक्ति जाकर के नहा लेता होगा, बर्तन धो लेता होगा। नदी के पास बर्तन धोते हुए देखे हैं? अरे नदिया का पार मूवी देखे है ना, उसमें जो है ना कौन रहती है हीरोइन का नाम, गुंजा। गुंजा बर्तन धोते रहती है ना, है ना, तो कम से कम बर्तन धो रहा है। उसके बाद किसान है, सिंचाई के लिए उसको पर्याप्त जल कहाँ से मिल रहा है, नदी से मिल रहा है। लेकिन अगर नदी ही गंदा है और वो पानी से सिंचाई कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, या तो फसल सूखेगा, अगर नहीं भी सूखेगा तो उसमें जो रसायन होगा धीरे धीरे पौधा क्या कर लेता है, सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और वो उसका जो फसल खाते हैं तो इनडायरेक्टली रूप से वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जा रहा है। अभी जितना देख रहे हैं मार्केट में लंबा लंबा एकदम सब्जी देख रहे हैं, एक एक हाथ का करेला बन जा रहा है। भाई कैसे बन जा रहा है एक हाथ का करेला, हाइब्रिड है, इतना भी हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। पपीता देखिए, आप कहने के लिए पपीता बहुत अच्छा है, आप गांव में जाइए, गांव का पपीता तोड़ करके एक सप्ताह रख दीजिए, खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ का पपीता आप निकालिए फ्रीज से, जैसे निकालिए आधा घंटा रखिए, पपीता अपना रंगत दिखा देता है। तो आज के डेट में हम जितना मतलब फ्रूट्स लेते हैं, अब जैसे कि सेब हो गया, सेब के ऊपर क्या किया जा रहा है, मोम का पॉलिश किया जा रहा है। सही माने में हम एक ऐसे रील्स देख रहे थे, रील्स की ऐसे ऐसे करने के बाद जो है ना मोम निकलता, सेब बगल में पड़ा हुआ था, हम भी निकाले, ऐसे स्क्रेच किया, वास्तविक रूप से मोम निकला। तो अभी खान पान का स्थिति ये हो चुका है कि हम जितना अपने स्वास्थ्य को जो है ना अच्छा करना चाह रहे हैं, उतना क्या होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। क्या करेंगे, दुनिया ही ऐसे चल रहा है, रसायन पे आप हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। देखिए उससे क्या हो रहा है, भूमिगत पानी क्या हो रहा है, दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का क्या है, स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वहां के गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज कितना पानी उपलब्ध करवाए, 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। अर्थात एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो कितना लीटर पानी चाहिए उसको, 100 लीटर पानी चाहिए एक व्यक्ति को। आपको क्या लगता है कि शहर में ज्यादा जल की खपत होती है या गांव में? शहर में ज्यादा जल की खपत होती है, गांव में जल की ज्यादा खपत नहीं होती है। गांव के लोग जो है ना 2 से 3 बाल्टी में स्नान करके 1 बाल्टी पानी डाला, साबुन लगाया, या आधे हाथ को वो किया, दूसरा तीसरा में जो है ना वो ट्यूबवेल छोड़ करके वापस आ जाता है। शहर में पानी की खपत ज़्यादा होती है। अब शहर का आदमी डेली कपड़ा भी धोता है, गांव का आदमी जल्दी कपड़ा ही नहीं धोता है। अब देखिए जन सुविधाएं, पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इस तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी क्या है, अनिवार्य चीज है, इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कीजिए इसको, पूरा पैराग्राफ को। आप में नहीं है क्या, तो अंडरलाइन कीजिए। अच्छा कर चुके हैं, वेरी गुड। देखिए
करा किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अस्पताल बना देते हैं तो अस्पताल का निर्माण क्या होगा, बहुत सारे लोग करेगा कि व्यक्तिगत रूप से कोई एक करता है, बहुत सारे लोग करता है। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को क्या मिलती है, शिक्षा भी मिलती है और क्या मिलती है, भोजन भी मिलती है। मिड डे मील बताए हुए थे आपको, याद है, कितनी अच्छी योजना है ना, कहाँ बच्चों को शिक्षा मिलती। इस तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। बिजली के बारे में हम बता रहे हैं, जब दूसरे को छोड़िए, मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूँ। जब बिजली नहीं थी तो मैक्सिमम 7 बजते बजते 7:30, जो ज़्यादा मतलब जिसके फैमिली में लोग रहते थे इक्का दुक्का घर को छोड़ करके 8 बजे तक आप अगर गांव में जाते ना तो आपको लगता कि कहाँ हम हड़प्पा संस्कृति में पहुंच गए हैं। पूरा गांव सुनसान, कहीं लाइट नहीं जल रहा है, सब खा पी करके अपना आराम कर रहा है। भले ही वो 4 बजे सुबह में जग जाएगा, मंजूर है, लेकिन जब से बिजली आई है ना तो तब से गांव का लोग भी 10 से 11 बजे रात तक वो जो रिएक्शन वाला चीज होता है, सीरियल सीरियल देखने में सब बिजी रहता है। हाँ, कहाँ थे हम लोग। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या करता है, पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। विद्यार्थियों को क्यों पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है, जैसे रात के समय में पढ़ना है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या, जैसे हम शहर में भी रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो इतना बड़ा डिब्बा था, समझे, और हमारे पास वो चिमनी हुआ करता था, लालटेन और चिमनी देखे है ना, चिमनी जिसमें कि वो साइड से ये नहीं लगा हुआ था, और लालटेन पे तो कुछ ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं हम, तो समझे, लालटेन मतलब सब लोग आप लालटेन देख चुके हैं। तो इतना बड़ा डिब्बी से एक डब्बा तेल मिलता था और उसमें डेली एक डब्बा तेल मिलता था कि जलाओ और उसमें पढ़ो, फिर दूसरे रोज तेल खत्म, और इतना ही तेल मिलता था जितना देर में हम पढ़ते पढ़ते तेल क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है, लाइट आने के बाद जब आपका इच्छा करता है लंबे समय तक आप पढ़ पाते, गर्मी का मौसम है, पंखा लगाए पढ़ रहे हैं, 12-1 बजे तक पढ़ना चाहिए, दिन में तो पढ़ रहे हैं, रात में पता चलता है जिस टाइम एग्जाम का टाइम है आपका रूटीन है वो सोने का, है ना। तो मस्तिष्क को पता रहता भाई हमको तो अभी सोना है, ये हमसे क्या करवा रहा है, बात हो जाती है उल्टा, है ना। पढ़ने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, और किसी ना किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों का क्या हुआ, फायदा हुआ। अब देखिए इनमें सरकार की क्या भूमिका होती है, क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भी किसी ना किसी के ऊपर क्या आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, सरकार के ऊपर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं क्या कराए, मुहैया कराए। आइए इस बात को समझे कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। इधर देखिए, करा कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की क्या देता है, गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली क्या हो, शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों ने के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से क्या रही है, काफी असमानता रही, क्या रही है, असमानता रही है ना। स्कूली शिक्षा में असमानता नहीं है, बिल्कुल है। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियों क्या करती है, मुनाफे के लिए चलती है। निजी कंपनियां किस चीज के लिए चलती है, मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 में पुस्तक, बाजार में एक कमीज पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा जो है ना किसको पैसा मिल रहा था, शोरूम वाले को मिल रहा था ना। बाजार में एक कमीज पढ़े है कि नहीं, याद है, याद रहता तो बोलते ना आप लोग हाँ या ना। अध्याय को पढ़कर आप समझ चुके होंगे ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की क्या होती है, गुंजाइश नहीं होती है। जन सुविधा में अंडरलाइन कीजिएगा,
ज्यादातर जन सुविधाओं में क्या होते हैं, मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। कहने का मतलब जन सुविधा का जो व्यवस्था किया जाता है वो मुनाफे को ध्यान में रख करके व्यवस्था नहीं किया जाता। जैसे कि हॉस्पिटल अस्पताल बना रहा है, कौन बना रहा है, सरकार बना रहा है। तो उसमें देखिएगा कि आप जो पर्ची कटाने जाते हैं, पर्ची कटाने का कितना फी लगता है, 10 रुपया कि 5 रुपया, कहीं 5 रहता है, कहीं 2 रुपया भी लगता है ना। तो उनका क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है सेवा देना। उनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा देना। वहीं जब आप प्राइवेट में जाएंगे, जिस पर्ची का आप 10 रुपया लिए, वहीं डॉक्टर पर्ची बनाने का कितना लेता, 500 या 1000 उसका डॉक्टर का क्या रहता, फी रहता है। तो ज्यादातर जन सुविधा क्या होते हैं, मुनाफे की गुंजाइश नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ही रहता है सेवा करना। ये मुनाफे के लिए इसकी स्थापना नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने के लिए किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में क्या लगा, दिलचस्पी नहीं लेगा। क्यों लेगा दिलचस्पी? मान के चलिए कोई प्राइवेट कंपनी, उसको कोई किसी प्रकार का मुनाफा है ही नहीं, उसमें तो दिलचस्पी लेगा नहीं लेगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, निजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या चाहेगा, मुनाफा चाहेगा। बिना मुनाफा का वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। लेकिन सरकार इस प्रकार की काम करेगी, है ना। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी हो सकती है। स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ सुविधाओं में निजी कंपनियों की क्या हो सकती है, दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के क्या है, बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकर या सीलबंद बोतल के जरिए पानी आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसा कोई नहीं यहाँ बैठा जो कि इस बात का लाभ न ले रहा हो। आपके आस पड़ोस में, आपके बिल्डिंग के नीचे में, आपके क्लासरूम से बाहर क्या है, पानी की बिक्री हो रही है कि नहीं। चाहे बंद बोतल में हो, चाहे आप सिक्का डालिए और क्या कीजिए, पानी, है ना, पानी निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उसकी कीमत क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। अभी देखिए जन सुविधा हो गया, आपको पानी क्या है, पानी तो मुहैया करवा दिया, लेकिन पानी का वो क्या ले रहा है, कीमत ले रहा है। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए क्या होती है, उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करेंगे लोग, उसके मुताबिक ही क्या कर पाएंगे, सुविधा पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगा, क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगा। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो क्या होगा, पानी खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। देखिए यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से क्या होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का क्या करे, सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत क्या हो सके, जरूरत पूरी हो सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है, वह देश के सभी लोगों को क्या प्राप्त है, देश के सभी लोगों को प्राप्त है कि कुछ लोगों को प्राप्त है, सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिम तौर पर किसके ऊपर आना चाहिए, सरकार के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि सरकार का गठन और देश का संचालन संविधान के नियमों के अनुसार चलता है कि नहीं, है ना। और संविधान में जीवन जीने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और जीवन जीने के अधिकार के अंतर जल की उपलब्धता, जल का भी अधिकार क्या है, एक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़े हैं, जब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जल का अधिकार दिया गया है, तो इनकी व्यवस्था करना किसका दायित्व बन जाता है, सरकार का दायित्व बन जाता है। समझ में आ रहा है, ना समझने लायक तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसको पढ़ते क्या कर रहा है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। आखिर जन सुविधा के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। आप जो किसी शहर में रह करके पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, है ना। कि आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में क्या करता है, बजट पेश करता है। बजट के जरिए सरकार अपने क्या करते हैं, नफा और नुकसान,
अंडरलाइन कीजिएगा, बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का क्या करती है, ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की क्या करती है, अंडरलाइन करते चलिए, योजना पेश करती है। अर्थात हम जो खर्च किए हैं उसको बताएंगे और जो खर्च करेंगे उसको भी क्या करेंगे, बताएंगे। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजना के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। अर्थात हम जो इतना बजट लेकर के आए तो बजट लेकर के तो आ गए, लेकिन बजट के लिए जो हम पैसा लाएंगे इसकी भी क्या करनी पड़ती है, घोषणा करनी पड़ती है। जनता से मिलने वाला कर, अंडरलाइन कीजिएगा, जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का क्या होता है, मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइनों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। आपके एरिया में, हर एक एरिया में देखिएगा एक आध वार्ड के अंतर पे एक पंप हाउस होता है ना, शहर में रहता है ना पंप हाउस। अब तो गांव में भी पहुंच गया है वो जल नल योजना। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके क्या करती है, पूरा करती है। तो आप देखिएगा कि पानी पे भी थोड़ा बहुत हल्का बहुत नगर पालिका आपसे टैक्स लेती है कि नहीं, नहीं लेती है, लेती है, करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोगों को रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का क्या हो सके, खर्च उठा सके। यहाँ का रहा, कुमार किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगे, इसके ऊपर भी कुछ दिया होगा। क्या करा, आमू देखा तुमने कौन सा, सेदापेट की सड़कें कितनी क्या है, उबड़ खाबड़ है। सड़कों पर क्या है, बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहां क्या हालत होती होगी। कुमार किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो। अम्मू झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती है, क्या वहां जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। कुमार मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के पास होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग क्या करते हैं, कर चुकाते। ये जरूरी है क्या जन सुविधा उन्हीं के पास होना चाहिए जो कर चुका रहा है, नहीं ना। जन सुविधाएं किसके लिए होना चाहिए, सभी व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, जन सुविधाएं होना चाहिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं सभी, बल्कि सभी को जन सुविधाएं क्या करवाए, मुहैया करवाए। इसको अंडरलाइन कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को क्या करवाए, जन सुविधाएं मुहैया करवाए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं है, उनके भी तो क्या कुछ अधिकार है, नहीं है अधिकार। अब ये कुमार क्या हो जाता है, गुस्से से क्या कर रहा, पर ऐसे तो सरकार क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। अर्थात ये कनका कहने का मतलब जो टैक्स चुकाता है उसी को तुम सुविधा दो, नहीं तो सरकार क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। अमू चाहे जो भी हो उसे रास्ता तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क पानी बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी। कभी गए हैं झुग्गी झोपड़ी घूमने के लिए, कहाँ गए हैं, कहाँ, कलकत्ता में, तो वहां झुग्गी है क्या, नहीं मैं नहीं गया हूँ। हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को क्या किया गया है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को क्या किया गया, जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि हर एक व्यक्ति क्या कर सके, सम्मानजनक जीवन जी सके। यहाँ क्या करा, केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है रुपया कहाँ जाता है, क्या है, रुपया कहाँ जाता है। देखिए 1 रुपये का उदाहरण लिया गया है, क्या करा है, 24 पैसा 1 रुपये का यहाँ उदाहरण लिया गया है।
करा 24 पैसा। 24 पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? कर और शुल्कों में राज्यों का, मतलब राज्य के बीच में दिया, राज्य को दिया जा रहा। और ये 18 पैसा ब्याज, जो सरकार के ऊपर ब्याज चल रहा। और ये 10 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए, और 9 पैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए, और 9 पैसे फिर कहाँ पे खर्चा हो रहा? रक्षा पर, और 9 पैसे आर्थिक सहायता पर, और 8 पैसे और अन्न अंतरण पर, 8 अन्न व्यय पे 8 पैसे, और पेंशन पे 5 पैसे। जोड़िए तो कितना पैसा हो रहा है? कितना हुआ? 91 हुआ। मतलब अभी तक 100 किसी का नहीं पूरा। अब जबरदस्ती का 100 बोल रहे हैं। इतना टाइम लगा दिया आप लोग जोड़ने में। देखिए जन सुविधाएं क्या होती है, इसको ध्यान में देखिएगा। जन सुविधाएं क्या होती है कि जन सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होना चाहिए। देखिए सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी क्या कर सकती है? सहारा ले सकती है। जैसे कि अभी आपके यहाँ बताते हैं, कचरा कलेक्ट करने के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, दे दिया जाता है ना। अब जैसे कि मेट्रो बनाना है, तो मेट्रो के लिए क्या होता है? निजी कंपनी को दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है कि इतना साल में आपको क्या कर देना, मेट्रो बना करके फाइनल कर देना है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए कि ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदार को दिए जाते हैं। बड़ा बड़ा हाईवे बनता है, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, उसमें ठेकेदारी ले लेता है। क्या सरकार उसको पैसा देगा, बदले में वो क्या कर देता? सड़क बना करके सरकार को दे देता। दिल्ली में बिजली वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है। अब वहां पर जब से देखिए बिजली का काम खास करके निजी कंपनी के हाथ में पहुंचा है, इसमें क्या आई है? गुणवत्ता में सुधार आई है? नहीं आई है। पहले जब आप देखिएगा कि सरकारी कंपनियां सड़क बनाती थी तो एक दिन में आधा किलोमीटर भी सड़क नहीं बन पाता था। लेकिन जब से आपको इस मामले में सही है कि जब से निजी कंपनियों के हाथ में दिया जाने लगा है सड़क निर्माण का कार्य, वो एक दिन में 10 किलोमीटर बनाता। क्यों बना देता? क्योंकि उसको टारगेट दिया जाता है, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा तो उसको पैसा मिलेगा नहीं। अगर 100 करोड़ की योजना है तो अगर तो 100 करोड़ ही उसको मिलेगा। हो सकता है 98 कर सकती है सरकार, लेकिन 101 करोड़ वैसे तो सरकार के हाथ में है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जितना अनुबंधित राशि रहता है उतना ही मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम लगने पर क्या होगा? कंपनी का प्रशासनिक खर्च ज़्यादा होगा, लेबर कॉस्ट उनका ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से वो क्या करता है? टाइम के अंदर अंदर ही कर लेता है। जैसे आपके एरिया में अगर कहीं पुल बन रहा होगा, देखिएगा कि 2-3 शिफ्ट में काम करता है। दिन रात वहाँ पे क्या होती है? काम चलते रहती है, ताकि समय पर क्या कर सके, काम को पूरा हो कर सके, तभी तो जाकर के दूसरा और ठेका उसको मिलेगा। लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर क्या करना रखना चाहिए? कड़ी नजर रखना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर क्या करें, सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। क्या करें? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी क्या कर सकती है? करवा सकते? नहीं करवा सकती है। तो अब देखिए ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सरकार के ऊपर ही इस प्रकार का दायित्व रहना चाहिए? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाए कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अब देखिएगा कि जैसे कि सरकारी बस है, तो सरकारी बस का किराया क्या रहता? फिक्स रहता है कि इतना रुपया किलोमीटर। वहीं जो प्राइवेट बस है, प्राइवेट बस थोड़ा क्या कर देता? बढ़ा देता है। प्राइवेट बस बढ़ा भी देता, थोड़ा सुविधा भी ज़्यादा देता। जहाँ जो है ना सरकारी बस में आपको स्थिति डामाडोल मिलेगी, वहीं प्राइवेट बस में थोड़ा साफ सुथरा मिलता। लेकिन हाल के दिनों में देखिएगा तो सरकारी बस कितना लग्जरी बस सब आ गया है। सुधार तो हो रहा है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन गति क्या है? थोड़ा सा मंद है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो तो क्या उसकी दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है।
पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस किस तरह के सरकार को क्या करते, किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाए, हम नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करा, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपये कहाँ से आता है, वो तो खर्च के बारे में बता दिए गए थे। खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए कि नहीं? जब पैसा ही नहीं आएगा तो आप खर्च कहाँ से कीजिएगा? खर्च कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा। तो खर्च करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए। तो अब देखिए सरकार को पैसा कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा पैसा यहाँ दे दिया है, कहाँ से आ रहा है? 23 पैसा कहाँ से आ रहा है? माल एवं सेवा कर और अन्य कर से। 19 पैसे उधार और अन्य देयताओं से। 19 पैसे निगम कर, 16 पैसे आय कर, और ये कर विभिन्न राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से और ऋण पूंजी प्राप्ति कितने आ रहा है? 4 पैसा आ रहा है। 100 पैसा पूर गया इसमें। करा कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। जैसे आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर तक जाना है, तो आप क्या कर लेते हैं? बस ले लेते हैं। अब तो 200-300 किलोमीटर जाने के लिए भी बस क्या होने लगी, बस की सेवाएं चलती है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बस में ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप जैसे कि आपका घर से ऑफिस की दूरी 3 किलोमीटर है, तो आप क्या करते हैं? बस में बैठे, ऑटो में बैठे। ज़्यादातर तो शहर में बस चलती है, बड़े शहर में बस ही ज़्यादातर लोग प्रिफेयर करते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से क्या होता है? कम साबित होते जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य नगरों में सरकार ने क्या किया? मेट्रो परियोजना को क्या कर दिया है? चालू कर दिया है कि बस जो है ना लोगों की जरूरत को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था, तो अब सरकार के द्वारा क्या चला जा रहा? मेट्रो भी चला गया है। एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार बजट से कितना करोड़ दिए हैं? 11 नहीं, हाँ 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्च करने की जरूरत न पड़ती और लोगों की क्या हो जाती? जरूरत भी पूरी हो जाती है। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए इसका हल ढूंढा जा सकता है? अब देखिए फिर से आ गया, चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को क्या होना चाहिए? मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थान पर ऐसी सुविधाओं का क्या है? भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत क्या रखती है? मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हम देखे थे कि चेन्नई में पानी की क्या हो रही थी? भारी कमी हो रही है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। किसकी आपूर्ति से? अंडरलाइन कीजिए, नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की जरूरत आधी पूरी हो जाती है। आधी ही पूरी होती है, आधी क्या हो रहा? बाकी हो रहा। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी क्या होता है? आता है, और कुछ इलाकों में क्या हो रहा? बहुत कम पानी आ रहा। जहां पानी का भंडारण किया गया उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में क्या हो जाता है? पानी कम मिल जाता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर किस पे पड़ रहा है? गरीबों पे पड़ रहा है। जब मध्यम वर्ग के लोग के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से क्या कर लेते हैं? हल ढूंढ लेते हैं। कैसे हल ढूंढ लेते हैं? बोरवेल खोद करके, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना क्या कर लेते हैं? काम चला लेते हैं। लेकिन अगर पानी की आपूर्ति अगर बंद हो जाती है तो इसका मार सबसे ज्यादा इसका जो है ना
सबसे ज्यादा दर्द किसको झेलना पड़ता है? गरीब लोगों को झेलना पड़ता है। मध्यम वर्ग तो क्या करेगा, पानी खरीद करके पी लेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? दिक्कत है ना। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक क्या है, पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही क्या है, ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का क्या कर लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं। जल शोधक उपकरण मतलब फिल्टर लगा लेते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें क्या मिल जाता, साफ पानी मिल जाता। एक नॉर्मल फिल्टर ढंग का लीजिएगा, आरओ वाला फिल्टर जिसको बोलते हैं, कितना तक का आ जाता है? 18 से 10,000 में भी आ जाता है। अरे ठीक ठाक ढंग का लीजिएगा तो कम से कम 25,000 का फिल्टर लगता है। फिल्टर तो ऐसे 1,000 रुपये में भी आ जाता है, लेकिन क्या उससे सुरक्षित पानी निकलेगा? एक गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल का काम होता है 25,000 का फिल्टर लगाना। 25,000 उसका मासिक इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से फिल्टर लगा लेगा 25,000 का, है ना। परंतु गरीब क्या हो जाता है, इस सुविधा से वंचित रह जाता। लिहाजे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास क्या है, पानी का अधिकार है। लेकिन अधिकार क्या होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से क्या है, बहुत दूर है। उसके बाद क्या, किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए क्या कर दिया, मुनाफे के रास्ते खोल दिए। अभी जैसे कि आप लोग जगह जगह से क्या करते हैं, लगा हुआ फिल्टर का प्लांट लगा हुआ, जाते हैं 5 रुपया देते हैं, एक बोतल पानी भर के लेके चले जाते हैं। हालांकि ये काम किसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार क्या करे, फ्री में आपको पानी 100 रुपया मंथली पर मान के चलिए, आपको जो है ना पानी का जो है ना, 100 रुपया भी बहुत ज़्यादा हो गया, 25 से 30 रुपया महीना पर उनको क्या करना चाहिए, पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आपके पास चलिए महीने पर आप 200 रुपया पानी पे खर्च कर रहे हैं, 10 रुपया में मिल जाता है 10 लीटर। आरओ वाटर जो आप खरीदने जाते हैं 10 रुपया में 10 लीटर मिल जाता है। आपके पास पैसा है 200 रुपया, तो आप वहन कर ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको पानी खरीदने के लिए क्या होता है, सोचना पड़ता है, उसका आय का जो है संसाधन सीमित है। तो ये सरकार की दायित्व बनती है क्या करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पानी की कमी होता है तो निजी कंपनियां क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेगा, वो लाभ कमाएगा। बहुत सारी चीजें निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से क्या करते हैं, से पानी खरीद कर शहरों में क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। चेन्नई में क्या, मामदूर, पालूर, कारुंग गिझी जैसे कस्बों और शहरों के उत्तर में स्थित गांव से क्या किया जाता है, पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसान को क्या कर देते हैं, पेशगी रकम देते हैं, ताकि वे किसान की जमीन से क्या कर सके, पानी निकाल सके। इस तरह केवल खेती का पानी छिल जाता है, बल्कि गांव के लिए पानी की आपूर्ति भी क्या होने लगती है, कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांव में भूमि का क्या हो रहा है, जल स्तर बहुत गिर चुका है। अब देखिए ये तो समस्या पड़ ली है, अब क्या हो रहा है, इनके विकल्प की तलाश कर रहा है कि चेन्नई की स्थिति क्या है, कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में यहाँ क्या हो जाता है, हाल देश के क्या होता है, गर्मियों के महीने में पानी की कमी क्या है, यह हाल के देश के दूसरे शहर में भी क्या होता है, दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि चेन्नई में ही, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, पुणे में भी, कलकत्ता में भी बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ क्या हो जाती है, पानी की किल्लत दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर जल की क्या करती है, नगर पालिका की जल पूर्ति की कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलाकों में क्या होते जा रही है, फैलते जा रही है। मतलब नगर पालिका क्या है, जल को पहुंचाने में थोड़ी सी नरमी बरत रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए क्या करती है, पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में क्या होता है, जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी कितना मिलना चाहिए, हम आपको बताए थे कि ज्यादा शहर में क्या होता है,
पानी की खपत ज्यादा होता है। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के क्या है, बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति कितना पानी मिल पा रहा, 20 लीटर पानी, मतलब 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ आलीशान होटल में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति कितना मिल जा रहा है, मतलब 80 बाल्टी पानी तक मिल। 80 बाल्टी पानी का करेगा क्या ये, 10 बाल्टी में क्या करेगा, पानी में डूबा रहेगा कि अच्छा स्विमिंग पूल में। बात ऐसा हुआ ना, चलिए छोड़िए इस बात को। स्विमिंग पूल में हम कभी जावे नहीं करते, कुछ ऐसा घटना हमको देखने को मिला ना कि उसके बाद से हम स्विमिंग पूल में कभी गए ही नहीं थे। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, लेकिन हम नहीं जाते अब स्विमिंग पूल में। एक ही बार गए थे और वो अंतिम बार था मेरा। नगर पालिका के जरिए, देखिए नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की क्या माना जाता है, नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, पानी मुहैया नहीं करवा रहे हैं, और बहुत सारे जल क्या हो रहा है, जल विभाग कहाँ जा रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। इसलिए जल आपूर्ति का काम किसको दिया गया है, निजी कंपनियों को क्या करना चाहिए, सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां क्या कर सकती है, ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या करना है, विचार करना है कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर क्या है रही है। निजी जलापूर्ति के उदाहरण क्या हो रहा है, उदाहरण बहुत कम है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। कहाँ पहुंच चुकी है, देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोतो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। प्रोतो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है, कहाँ का एक शहर है, अंडरलाइन कीजिए इसको, कहाँ है, ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग क्या है, गरीब है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ क्या शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। अंडरलाइन कीजिए इसको। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को क्या किया है, स्वच्छ पेयजल मुहैया करवा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे क्या है, बड़ा कारण है। अभी आपको बताए थे कि शिशु का जो मृत्यु दर होता है दूषित जल पीने के कारण, सब कितने 5 वर्ष से कम की आयु की मृत्यु दर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा है, बढ़ नहीं रहा, क्या बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ क्या, यहाँ घट रहा है, लेकिन इससे पहले जो हम थोड़ा देर पहले पढ़े क्या था, 5 साल से कम बच्चों की क्या हो रही है, मृत्यु मृत्यु हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शिशु मृत्यु दर घट रहा है। इसका कारण क्या है, यहाँ पानी की औसत कीमत क्या रखी गई है, कम रखी गई है, और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम क्या है, पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग क्या करते हैं, मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए क्या करती है, फैसला करती है। बस इतना ही बचा है ना, इसके बाद शब्द संकलन होगा। हाँ कोई लंबा ज्यादा टॉपिक नहीं, कहाँ थे हम, यही ना, इससे ऊपर देखिए। जहाँ जलापूर्ति की क्या होता है, जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई है, उसके बारे में देखते हैं। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में क्या हो जाता है, भारी इजाफा हो जाता है। कहाँ की बात किया जा रहा है, देखिएगा, निजी कंपनी, जहाँ निजी कंपनियों को सौंपी गई है वहां पानी की कीमत में क्या हो जाता है, भारी इजाफा हो जाता है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे सारे में लोग क्या करते हैं, विशाल प्रदर्शन हुए। इस कहाँ की बात है, बोलीविया आदि देशों में क्या हो गया, दंगे तक फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को क्या करना पड़ी है, हाँ छीन कर अपने हाथ में क्या करना पड़ा है,
दोबारा लेना पड़ा है। उसके बाद कह रहा भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के क्या है, कई उदाहरण है, लेकिन उदाहरण क्या है, कम है, और उसकी सफलता कुछ क्षेत्रों तक ही क्या होती है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि जल विभागों की सफलता नहीं है, सफल हुए हैं, लेकिन उसका उदाहरण क्या है, कम है और सीमित क्षेत्रों पर। कहाँ कहाँ, मुंबई जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल निःशुल्क के जरिए क्या कर लेते हैं, पैसा को जुटा लेते हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में क्या हुआ है और उसकी आमदनी क्या हुई है, बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए क्या किया है, योजनाएं शुरू की है, ताकि क्या किया जा सके, भूमिगत जल में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की क्या की जा रही है, सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी की टैंकरों की दर की क्या होता है, दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही क्या करती है, तय करती है, और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए टैंकरों को क्या कहा जाता है, अनुबंधित का, अर्थात ये क्या कर रहा है, एक तरीका से टैंकर को क्या कर लिया, भाड़ा पर ले लिया है। स्थानीय मेट्रो वाला है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार, इसमें डेटा दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं, समझे। इस बार निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कर रहा है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है, अंडरलाइन कीजिए इसको, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। और इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय संविधान में, अंडरलाइन करते चलिए, संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकार को जीवन के अधिकार का क्या माना गया है, हिस्सा माना गया। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को क्या करे, जन सुविधा क्या करवाए, मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक क्या हुई, प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है और वितरण में क्या दिखाई दे रहा, भारी असमानता दिखाई दे रहा। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में क्या हो रहा है, इन सुविधाओं की स्थिति क्या हो गई है, और खराब होगी। कौन जाता है गांव में क्या कैसे चल रहा है देखने के लिए। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति क्या है, कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से क्या हो जाती है, समस्या हल होने वाला नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को क्या किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधा पाने का क्या है, अधिकार है, और उसे ये सुविधाएं क्या होना चाहिए, समता परक ढंग से मिलना चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या कैसे मिलना चाहिए, समता परक ढंग से मिलना चाहिए। क्या रहा शब्द संकलन, स्वच्छता, मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा है। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, और गंदे पानी की क्या की जा रही है, की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, पाइप लगाया जा रहा है। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा क्या करना क्या होता है, जरूरी होता है। कंपनी, कंपनी एक तरह की व्यवसायिक क्या होती है, संस्था होती है, जिसकी स्थापना कुछ लोग या क्या करती है, सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के क्या है, हाथ में होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक क्या है, निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा क्या होती है, संचालित कंपनी है। इंडियन ऑयल किसके द्वारा संचालित कंपनी है, सरकार का ये क्या है, अंग है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है, और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल से क्या हो रहा, पानी आ रहा हो, कैसा पानी, ग्लूकोज वाला, स्वच्छ शुद्ध पानी आ रहा हो, तो परिवार को पानी तक क्या मिल जाता है, पहुंच मिल जाता है। और अगर उसकी कीमत कम हो
क्या हुआ, क्या है, मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई क्या कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतों जो जिंदा रहने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूलभूत